Students, today we will see about rate of reaction. As we have seen in the previous video that we can express rate of reaction in two ways. First, disappearance of the reactant, and another is the appearance of the product. So rate of reaction disappearance of reactant, या इसी को आप बोल सकते हो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर क्या है? जनरल हम एक इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं कि आर रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो हम डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट को लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज, यहीं से आप देखो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, इस कंसंट्रेशन को डिक्रीज होने में कितना समय लगा है ना, तो नीचे आप लिख सकते हो टाइम टेकन। इसी तरह से दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा था अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो अगर प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इसमें हमने टाइम का डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल के आ रही है? रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट अगर आपको लिखनी है तो आपको लिखना पड़ेगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, और अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिखनी है तो आपको लिखना पड़ेगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी। सपोज करो इफ R1 and P1 is the concentration of the reactant and concentration of the product at time T1, and R2 and P2 is the concentration of reactant and product at time T2। ये आपको एक कंडीशन दी हुई है, तो आप बताओ कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हमें पता है कि रिएक्टेंट जब R1 से R2 में कन्वर्ट हो रहा है तो हमेशा हमें पता है डिसअपियर होता है, ये ज़्यादा रहना चाहिए और ये कम, यानी हमें लिखना पड़ेगा R1 माइनस R2। यहीं पर जो P1 थी उसकी वैल्यू कम रही होगी और P2 ज़्यादा रही होगी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? P2 माइनस P1, आप ऐसे लिख सकते हो। और टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम एक जनरल इक्वेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस R2 माइनस R1 अपॉन डेल टी, इसी को आप डेल टी से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया माइनस डेल R अपॉन डेल टी। Here we have used this symbol bracket, है ना, used to express the molar concentration. When we use the molar concentration of the reactant, then we use this symbol, ठीक है। और molar concentration आपको पता है हम लिखते हैं मोल पर लीटर, ठीक है। In case of reactant, negative sign is used because the concentration of reactant is decreasing, क्योंकि concentration जो है वो reactant की decrease होती है, इसलिए हम यहाँ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी को हम एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको डेल पी अपॉन डेल टी। यहाँ पर हम नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गया? तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट वी कैन राइट एज, एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट वी कैन राइट एज रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास ये रिएक्शन है PCl5, इट गिव्स PCl3 प्लस Cl2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ PCl5 से जब PCl3 और Cl2 बन रहा है, इस केमिकल रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। देखो 1 1 1, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। तो इफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, इट मीन्स व्हेन 1 मोल PCl5 is going to disappear, at the same time 1 mole of PCl3 and 1 mole of Cl2 is going to appear, ठीक है। अगर हमें इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है
तो हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये PCl5 तो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस डेल PCl5 अपॉन डेल टी, अभी बताया ऐसे लिखना है, ठीक है। ये दोनों अपीयर हो रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, डेल, इसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, PCl3 अपॉन डेल टी, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, Cl2 अपॉन डेल टी। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो इसका मतलब at a particular time the rate of disappearance of PCl5 is equal to appearance of the rate of appearance of the PCl3 and rate of appearance of the Cl2। तो देखो बीच में हमने इज इक्वल टू का साइन भी लगाया, लेकिन वहीं अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम नहीं हो, लाइक twice N2O5 it gives 4NO2 प्लस O2। अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 मोल है, यहाँ 1 मोल है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर अभी मैं सिंपली अगर लिखूँ रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम कैसे लिखते हैं, माइनस डेल N2O5 अपॉन डेल टी, इसको हम बराबर करते किसके, डेल NO2 अपॉन डेल टी, और इसको हम बराबर करते डेल O2 अपॉन डेल टी। लेकिन क्या हमने ये जो इक्वल टू का साइन लगाया वो ठीक है, अगर आप ऊपर रिएक्शन को देखोगे तो ये क्या हमें बता रही है कि इसके 2 मोल हमने काम में लिया है, तब इसके 4 मोल बन रहे हैं और इसके 1 मोल बन रहे हैं, तो इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज़ नॉट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। तो व्हेन वी वांट टू इक्वल अवर रिएक्शन, ठीक है, दिस रिप्रेजेंटेशन रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन डिवाइड द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ध्यान से सुनना, देन डिवाइड द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से उन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना। यानी ये जो आपने रिप्रेजेंट किया ये गलत था, अभी सही क्या होगा कि इसी को आपको यहाँ, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 1/2, मैंने क्या बोला कि डिवाइड द दैट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट विद द रिएक्टेंट, तो किससे डिवाइड कर दो, रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट आपके पास क्या है, N2O5 अपॉन डेल टी। अब आप इज इक्वल टू का साइन यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 4 से, 1/4, बाकी सब सेम रहेगा, डेल NO2 अपॉन डेल टी, और यहाँ पर कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप बोल सकते हो कि इसकी अपीयरेंस की रेट, डिसअपियरेंस की रेट, NO2 के अपीयरेंस की रेट और ऑक्सीजन के अपीयरेंस की रेट इक्वल है। यानी अब हम यहाँ पर जो हमने रिप्रेजेंट किया है रेट ऑफ रिएक्शन, वो हमारा अब करेक्ट है। जबकि तो इन दिस रिएक्शन, to get the unique value of the reaction rate, we have divided the stoichiometric coefficient with the concerned reactant and the product. This will happen only in the case if the stoichiometric coefficients are not same. But if the stoichiometric coefficient of reactant and product are same, then you have to written generally. ठीक है। Now there is one thing also for a gaseous reaction. अगर आपके reactant और product gaseous हैं, at a constant temperature concentration is directly proportional to the partial pressure, यानी वहाँ पर जो concentration है वो partial pressure के directly proportional मानी जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, for a gaseous reaction at constant temperature concentration is directly proportional to the partial pressure of a species, hence rate can also be expressed as a change in the partial pressure of the reactant or the प्रोडक्ट। यानी वहाँ कंसंट्रेशन जो आपने ये ली थी ना अभी, यहाँ पर जैसे आप दे रहे थे कंसंट्रेशन, यहाँ ये कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन ना लेकर आप इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर कोई न्यूमेरिकल इस तरीके का आता है तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में दी जा सकती है, ठीक है। सम अनदर टर्मिनोलॉजी और ऑल्सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो बार बार यहाँ इस केमिकल काइनेटिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो ये वर्ड आता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो द रेट एक्सप्रेशन गिवन लाइक रेट चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल,
और वी कैन राइट इट एज डेल आर अपॉन डेल टी। यहाँ जनरली आर से आप कंफ्यूज होंगे तो हम यहाँ एक्स ले लेते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी। अगर कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है गिवन टाइम इंटरवल में तो आप उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से इंक्लूड करते हो, है ना। लेकिन एवरेज रेट रिएक्शन कैन नॉट बी यूज टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सपोज करो कि आपके पास ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये रिएक्शन चल रही है, मान लो सपोज करो t बराबर 0 है, 0 पर आपने इनकी कंसंट्रेशन नोट करी, देन t बराबर 1 सेकेंड, देन t बराबर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ऐसे अगर आपको पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी तो आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप केवल तब यूज़ करोगे जैसे अगर आप मान लो t बराबर 0 और यहाँ t आपको पता चल गया 15 मिनट, तो यहाँ आपने ऑल ओवर टाइम इंटरवल निकाल लिया 15 मिनट, 15 माइनस 0 15 मिनट आएगा, और कंसंट्रेशन चेंज निकाल लिया कि 15 मिनट में कितना रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में बदला, तो वो डेल एक्स बता देगा। तो डेल एक्स को जब आप डेल टी से डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगी। मगर जब आप इस तरह के ग्राफ स्टडी करते हो, ठीक है, और आपको हर एक पॉइंट के ऊपर ये निकालना है, भाई रिएक्शन तो कंटिन्यूस चल रही है ना, तो रिएक्शन कंटिन्यूस चल रही है। जब आप t 0 सेकेंड था, उसके बाद जब t 1 सेकेंड हुआ होगा तब भी कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला होगा, जब t 2 सेकेंड हुआ होगा या 1 सेकेंड से 2 सेकेंड होने में भी जो समय लगा उस समय भी रिएक्शन तो कंटिन्यूस चल रही थी। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आपको कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है तो उस समय आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को यूज़ नहीं कर एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हो द रेट ऑफ चेंज of concentration of any one of reactant or product at a particular moment of टाइम। कुछ भी नहीं है, बस हमें जब एक पर्टिकुलर मोमेंट पर निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन तो उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। यहाँ पर थोड़े से सिंबल हमारे चेंज हो जाते हैं। इसमें केवल हमें क्या करना है, जहाँ आप डेल आर अपॉन डेल टी लिखते हो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के टाइम पर, वहाँ अब यहाँ आपको सिंबल लिखना पड़ेगा डी, स्मॉल डी, और बाकी सब सेम रहेगा अपॉन डी। ऐसे ही इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन सेम तरीके से रिप्रेजेंट होगी, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब हमें लिखने को कोई कहेगा तो हम यहाँ पर स्मॉल चेंज के लिए डी यूज़ कर रहे हैं, है ना, डी प्रोडक्ट अपॉन डी टी। क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पर तो बहुत स्मॉल चेंज होगा ना कंसंट्रेशन में, तो हम उस स्मॉल चेंज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे नोट कर रहे हैं, डी से। बस ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है और ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो ये सारा जो था वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में था। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।